हाय, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं। देखा जाए तो अब ऊप्स की स्टार्टिंग हो गई है। ऊप्स का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली सीखेंगे क्लासेस क्या होती हैं, डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और उनका क्या रोल है एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना। हम ये भी समझेंगे कि क्लासेस फंक्शंस एंड एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली सीखेंगे तो आइए कंप्यूटर में चलते हैं। इस लेक्चर में हम क्लासेस समझेंगे, पैरामीटराइज और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं वो समझेंगे थ्रू कोडिंग। जैसे ये प्रोग्राम है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सिखा रहा है और रन करके देखते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है लेंथ इज 5, ब्रेड्थ इज 8 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 40। ये लाइन से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन होता है। कैसे अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और ये है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोड और ये सिंपल क्लासेस हैं, क्लासेस, फंक्शंस और हर चीज अपन प्रैक्टिकली करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये हमारा 16A लेक्चर है जो क्लासेस के ऊपर है। देखिए क्लासेस बहुत लंबा टॉपिक है, इसे 3-4 लेक्चर्स बने हैं। इस 16A में यानी क्लासेस के पहले लेक्चर में हम क्लासेस, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये सीखेंगे। अगले लेक्चर में स्टैटिक मेथड क्या होता है, क्लास मेथड्स क्या होता है वो सीखेंगे। उसके अगले लेक्चर में इनहेरिटेंस सीखेंगे। इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पाइथन भी ऊप्स लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ज्यादा बातें नहीं करते हैं अपन, सीधा प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं। पहला प्रोग्राम है हमारा ये। अब सवाल ये कि सर क्लासेस होता क्या है। देखो क्लासेस क्या होता है, एक समझ लो पैकेज है जिसके अंदर खूब सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स होते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपने मेरा फंक्शंस वाले लेक्चर्स कर लिए हैं। फंक्शंस भी बहुत लंबा टॉपिक था पाइथन में, उसके 9 लेक्चर्स बने थे 15A से लेकर 15I। अगर आपने फंक्शंस के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि क्लासेस का क्या बेनिफिट है। क्लासेस के अंदर फंक्शंस भी होते हैं और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट्स यानी वेरिएबल्स, ठीक है ना। ये डेफिनेशन का मतलब है कि क्लासेस एक लोकल नेम स्पेस यानी एक पैकेज क्रिएट कर देती है जिसके अंदर खूब सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं। क्लासेस को क्रिएट करने के लिए एक कीवर्ड का इस्तेमाल किया था क्लास, जिसे फंक्शन के लिए डेफ था। और वैसे ही अगर आप क्लास लिखकर कुछ लिखते हैं तो पाइथन समझ जाएगा कि ये क्लास है, ये फंक्शन नहीं है। और ये है कि भाई एट्रीब्यूट्स वेरिएबल्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी समझाता हूं, है ना। अब ये गौर से देखिए, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। ये कह रहा है कि ये क्लास है रेक्ट जिसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स हैं, L is equal to 8, B is equal to 5। देखिए ये जो आपने एट्रीब्यूट लिखे हैं इनको हम क्लास वेरिएबल बोलते हैं। अभी आपको आगे समझाता हूं क्लास और इंस्टेंस वेरिएबल में क्या फर्क है। फिलहाल समझिए ये क्लास वेरिएबल है। अब इस क्लास के अंदर आपने कोई मेथड इस्तेमाल नहीं किया है, आपने एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल किया है। लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है और ये देखो अभी आपको बताया था ना कि भाई एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए आपको क्लास का नाम और एट्रीब्यूट के बीच में एक डॉट लगाना पड़ता है। जल्दी हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंस के जरिए कैसे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल क्लास है जिसमें फंक्शंस नहीं है, सिर्फ एट्रीब्यूट्स हैं। धीरे धीरे हम बड़े करते जाएंगे प्रोग्राम्स को। इसको मैं कॉपी किया, स्पाइडर आईडी में गया, कंट्रोल V करके पेस्ट किया। यानी ये क्लास कुछ नहीं कर रहा, 2 क्लास वेरिएबल लिया, वैल्यू इनिशियलाइज की और डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, रन किया, आउटपुट आया लेंथ इज 8, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये आ गया इंस्टेंस वाली बात। देखो इसमें मैंने इस क्लास में एट्रीब्यूट्स ही डिफाइन किया, कोई फंक्शन नहीं है, ना प्रिंट स्टेटमेंट है। मैंने कहा साहब 2 क्लास वेरिएबल हैं, L is equal to 8, B is equal to 5। रेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ R नाम से। अब गौर से समझना, ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस यानी वेरिएबल, क्लास का वेरिएबल। इससे क्या होता है, क्या होगा कि जब भी आप किसी क्लास का वेरिएबल या इंस्टेंस बनाओगे तो उस क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे उसकी कॉपी उस ऑब्जेक्ट को, उस इंस्टेंस को अलॉट हो जाएगी। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि मान लीजिए आपने 2 ऑब्जेक्ट बनाए R और S। ठीक है, अब R ऑब्जेक्ट के जरिए आपने लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू कुछ अलॉट की और कुछ कैलकुलेट किया। मजेदार बात है कि जो लेंथ एंड ब्रेड्थ के एट्रीब्यूट्स आपने यूज किए R ऑब्जेक्ट में, वो वैल्यूज S ऑब्जेक्ट के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करना, जब आप 2 ऑब्जेक्ट बनाते हो तो दोनों के लिए अलग अलग सेट क्रिएट हो जाएंगे, तो इंटरफेरेंस नहीं होती। वरना क्या होता फंक्शन में कि एक फंक्शन को इन्वोक किया, आपने कुछ वैल्यूज में कुछ चेंजेस किए, तो जब दूसरा फंक्शन को कॉल करेगा तो जो वैल्यूज में चेंजेस हुए थे वो चेंजेस दूसरे फंक्शन में भी दिखेंगे, यानी एक फंक्शन का इंपैक्ट दूसरे में भी दिखेगा। यह इनकैप्सुलेशन है, यानी एक आइसोलेशन है। एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, अब बहुत से देखिए तो R को क्या ये L और B एट्रीब्यूट असाइन हो गए, बिल्कुल। अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं S तो उसको भी ये L और B की एक कॉपी असाइन हुआ थी। और R के लेंथ एंड ब्रेड्थ में जो चेंजेस होंगे वो S ऑब्जेक्ट के लेंथ और ब्रेड्थ पे
इफेक्ट ही करेंगे, वो अभी अपन देख रहे हैं जल्दी से। देखो यहां पे आपने क्लास के जरिए एट्रीब्यूट एक्सेस किए थे, यहां पे देखो r.l, यहां पे आप इंस्टेंस के जरिए, ऑब्जेक्ट के जरिए एट्रीब्यूट एक्सेस कर रहे हो। लेंथ इज r.l, ब्रेथ इज r.b, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। यानी इस क्लास में आपने अभी तक मेथड यूज नहीं किया, लेकिन आपने ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया है और ऑब्जेक्ट के जरिए एट्रीब्यूट्स एक्सेस करना सीख लिया है ना। देखो मैं इसको रन कर रहा हूं, ये देखिए, लेंथ इज 8, ब्रेथ इज 5, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 40। अब अगला प्रोग्राम धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इसके अंदर ये क्लास है, ये दोनों मैं आपको बता रहा था क्लास वेरिएबल होते हैं। देखो क्लास वेरिएबल क्या होता है? क्लास वेरिएबल्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सारे इंस्टेंसेस के लिए कॉमन होते हैं। अभी समझते हैं कैसे। ये आपके दो क्लास वेरिएबल हैं, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे सारे इंस्टेंसेस के लिए कॉमन है। ये एक फंक्शन है, तो हमारी ये बात प्रूव हो गई कि एक क्लास फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए आर एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का? रेक्ट क्लास का। तो ये फंक्शन रेक्ट एरिया और ये दो क्लास वेरिएबल, ये इसको मिल गया, किसको? आर को। आर इनको एक्सेस कर सकता है बीच में डॉट पीरियड लगा के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, आपने यहां पे रेक्ट एरिया फंक्शन कॉल किया तो कंट्रोल यहां जंप करेगा। ये सेल्फ क्या है? जब आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट की मदद से, तो ऑब्जेक्ट खुद भी चला जाता है उस फंक्शन में एज अ फर्स्ट पैरामीटर। ये जो सेल्फ है ना, सेल्फ का मतलब जिस ऑब्जेक्ट ने उसको कॉल किया है वो अपने आप को सेल्फ बोल रहा है यहां पे। यानी जब आर डॉट रेक्ट एरिया किया तो ये आर जाके सेल्फ को अलॉट हो गया। ठीक है ना। अब आप यहां पे अगर आप लिखते हैं रेक्ट डॉट एल या सेल्फ डॉट एल, बात एक ही है। रेक्ट से तो एक्सेस होना ही था, ठीक है ना। क्या मैं सेल्फ डॉट एल करूं इंटू सेल्फ इंटू बी करूं तो भी आएगा? बिल्कुल सही आएगा आउटपुट। दो चीज कहूंगा आपको इसके जरिए। अब मैं पहले इसको रन करके आपको दिखा रहा हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 40 आपने देख लिया। अब मैं इसको यहां पे और से लिख रहा हूं, सेल्फ लिख रहा हूं। क्लास का नाम आप एट्रीब्यूट के साथ यूज करो, बिंदास, वो तो चलेगा ही चलेगा। आप ऑब्जेक्ट जैसे इन्वोक किया वो खुद को सेल्फ बोलता है मेथड के अंदर, राइट। तो आप कह सकते हो कि भाई जिसने कॉल किया उसका लेंथ और उसके जिसने कॉल किया उसका ब्रेथ उठा के मल्टीप्लाई कर दो और रिटर्न कर दो। ठीक है, अब इसको मैं रन कर रहा हूं, देखो आउटपुट वही आएगा। अब ये क्लास वेरिएबल का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बताया क्लास वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए अलॉट होता है, सबके लिए कॉमन होता है। तो क्या मैं इधर एस वेरिएबल राइट करके नया ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उसको भी ये एल और बी की ये जो क्लास वेरिएबल के उसकी कॉपी अलॉट हो जाएगी? बिल्कुल, ना केवल ये फंक्शन भी अलॉट हो जाएगा इसको। अगर मैं यहां पे एस डॉट करता हूं तो इससे भी क्या यही आंसर आएगा? बिल्कुल, दो बार आंसर आने वाला है। ये देखो, ये देखिए दोनों आर और एस ऑब्जेक्ट का आंसर सेम क्यों आया? कि ये जो क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं ये कॉमन होते हैं हर इंस्टेंस के लिए। क्लास वेरिएबल्स आर दो एट्रीब्यूट दैट आर शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंसेस। जितने भी इंस्टेंसेस बनेंगे क्लास के सबको वो अलॉट हो जाएंगे। अब ये सेल्फ पैरामीटर के बारे में बताया गया कि सेल्फ पैरामीटर वो होते हैं ऑब्जेक्ट अपने आप को सेल्फ पैरामीटर कहता है, ये समझाया गया है इस लाइन में। ये जो है ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ फंक्शंस बहुत स्पेशल होते हैं हर क्लास में, और वो स्पेशल फंक्शन डबल अंडरस्कोर से बिगिन होते हैं और डबल अंडरस्कोर से क्लोज होते हैं। जैसे इनिट फंक्शन है, ये स्पेशल फंक्शन है। और इधर क्या लिखा हुआ है कि ये जो इनिट फंक्शन है ये ऑटोमेटिक रन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे कोई इंस्टेंस बनेगा ये इनिट फंक्शन ऑटोमेटिक रन होगा अगर उस क्लास में है तो। और एक बात बता दूं आपको, ये जो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट और डबल अंडरस्कोर से क्लोज हो रहा है, ये इनिट मेथड का मकसद है कि जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाए उस ऑब्जेक्ट के। देखिए, अगर आप किसी क्लास के अंदर एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको आप वैल्यू असाइन करना भूल गए मान लो, तो गार्बेज ले लेगा या नल ले लेगा, तो रिजल्ट तो अनडिजायर्ड रिजल्ट आएगा। तो हर क्लास के एट्रीब्यूट्स का इनिशियलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत जरूरी है सही रिजल्ट के लिए। तो ये मेथड बना इसलिए गया है कि इसके अंदर क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज किया जाता है और ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिक कॉल होगा, इसको अलग से इन्वोक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कंसेप्ट शुरू कर रहा हूं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम पैरामीटर नहीं भेजेंगे। देखो कैसे, ये एक क्लास है, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं रेक्ट क्लास का। अब पाइथन की आदत है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वो उस क्लास में जाएगा और इसको, इस इनिट फंक्शन को वो ढूंढेगा, अगर है तो उसको रन कर देगा, अगर है तो। अच्छा, अब यहां पे इस क्लास को डिफाइन करते वक्त इसके अंदर आपने कितने आर्ग्यूमेंट भेजे? एक भी नहीं। और इसके अंदर कितने पैरामीटर है? एक भी नहीं। सेल्फ तो डिफॉल्ट होता ही है, जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया वो तो अपने आप को भेजता ही भेजता है एज अ फर्स्ट पैरामीटर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि भाई इसके अंदर कितने पैरामीटर है, आप कहोगे एक भी नहीं। इधर कितने आर्गुमेंट भेजा रहे? एक भी नहीं। तो जिस क्लास में
जो ये इनिट मेथड है उसके अंदर अगर एक भी पैरामीटर नहीं है तो उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो और कोई वैल्यू साथ में नहीं भेज रहे हो तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, क्योंकि उस स्थिति में इनिट मेथड के अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगा, सेल्फ तो हमेशा रहना है। तो ऑब्वियसली जब आपने इधर ऑब्जेक्ट बनाया, देखा पैरामीटर नहीं है, तो पाइथन आएगा, वो इधर इनिट मेथड देखेगा, अगर है तो उसको रन कर देगा। तो स्क्रीन पे क्या लिखाएगा, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सेल्फ, यानी जिसने कॉल किया, यानी आर के एल एट्रीब्यूट की वैल्यू 5 कर दो और आर के बी एट्रीब्यूट की वैल्यू 8 कर दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज आर डॉट रेक्ट एरिया, कंट्रोल यहां आएगा। सेल्फ का लेंथ यानी 5 और सेल्फ का बी 8 गुणा करके इसको रिटर्न करके डिस्प्ले कर दो। तो भाई ये इनिट मेथड क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कर रहा है। देख रहे हैं, इसको मैं रन कर रहा हूं, यानी ये क्लियर हो गया कि कंस्ट्रक्टर का काम है ऑब्जेक्ट बनते ही एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना। ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट देखिए, ये भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। देखो यहां पे जब क्लास बनाते वक्त आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भेजा तो 100% डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल करेगा अगर इनिट फंक्शन है तो। जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया आर के नाम से, कंट्रोल जाएगा ऊपर क्लास में, इनिट वाला मेथड है क्या, तो पाइथन देखेगा इनिट फंक्शन है क्या, हाँ है, इधर आएगा सेल्फ यानी आर खुद, है ना। ये जो चीजें हैं ये हम फंक्शंस में पढ़ चुके हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर्स याद है आपको, आप मेरे फंक्शन के जो 9 लेक्चर्स हैं 15a, 15b, 15c, आप देखना आपको उसमें डिफॉल्ट पैरामीटर, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दिख जाएगा एक लेक्चर, राइट। तो ये क्या हुआ, ये आपके x और y दो पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर ले लिए इसने। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी 8, और ये x की वैल्यू सेल्फ यानी जिसने कॉल किया है r ऑब्जेक्ट ने, r ऑब्जेक्ट के l एट्रीब्यूट को x की वैल्यू दे दो, यानी l की वैल्यू 5 हो जाएगी, r ऑब्जेक्ट के b एट्रीब्यूट की वैल्यू 8 कर दो। देख रहे हैं आप, यानी ऐसे भी अलॉट किया जा सकता है थ्रू डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये हो ना हो अपन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की ही बात कर रहे हैं, फिर यहां पे कैलकुलेट होकर प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 40। एक चीज आपको और बतानी है, जो मेथड डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं और डबल अंडरस्कोर से क्लोज होते हैं, ये स्पेशल मेथड कहलाते हैं। अब ये मेथड क्या करता है, एसटीआर मेथड। एसटीआर मेथड क्या होता है, एक क्लास ऑब्जेक्ट को एज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले करता है, उसके सारे मेंबर्स को डिस्प्ले करता है। ये एज अ डीबगिंग टूल इस्तेमाल होता है, ये पता करने के लिए कि इस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स कौन कौन से हैं, एट्रीब्यूट्स की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। अभी सिर्फ इस चीज पे ध्यान देंगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो ये क्लास है, अपन तो यहां आते हैं, गौर से देखना, रेक्ट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। लेकिन यहां पे अब आपको दो चीजें दिख रही हैं। पहले आपके कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता था, यहां पे ऑब्जेक्ट बनाते वक्त 2 आर्ग्यूमेंट है। तो इस बार पाइथन को इनिट मेथड चाहिए और उसके अंदर 2 पैरामीटर जरूरी चाहिए, अगर वो नहीं होंगे तो एरर देगा, क्योंकि यहां पे आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो और साथ में 2 आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो। तो पाइथन इनिट मेथड देखेगा और उसको वहां 2 पैरामीटर दिख जाएंगे, यानी कोई एरर नहीं है। और ये अंडरस्टूड है कि ये जो 5 है ये जाके इस x पैरामीटर का असाइन होगा और ये 8 जाके y पैरामीटर का असाइन होगा। तो अब ये जो प्रोग्रामिंग हो रही है, ये हो रही है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। सेल्फ डॉट एल, यानी जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, आर ने कॉल किया है, आर के लेंथ एट्रीब्यूट एल एट्रीब्यूट को एक्स की वैल्यू अलॉट कर दो, यानी 5 असाइन हो जाएगा। सेल्फ का बी, यानी आर ऑब्जेक्ट के बी को वाई की वैल्यू असाइन कर दो तो 8 असाइन हो जाएगा। अच्छा, ये प्रिंट जो आर है ना, गौर से सुनिएगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हो तो पाइथन एसटीआर मेथड को ढूंढेगा और जो उसमें होगा उसको डिस्प्ले कर देगा। देखो मैं फिर से बोलता हूं, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करोगे तो पाइथन इस एसटीआर डबल अंडरस्कोर उसके बिगिनिंग और एंड में होनी चाहिए, उसको इन्वोक करेगा और स्क्रीन पे क्या रहेगा, लेंथ इज आपका 5, ब्रेड्थ इज आपका 8, ठीक है। ये सिर्फ डीबगिंग के लिए काम होता है, ये देखने के लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज क्या है। अब यहां देखिए एरिया रेक्टेंगल इज आर डॉट रेक्ट एरिया, ये आपका सेल्फ एल, यानी ये जो सेल्फ एल कितना है 5 × 8 40 प्रिंट कर देगा। ये जो एसटीआर जो मेथड है ये ऐसे भी कॉल होता है जब उस ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रिंग में बदल दो। जैसे मैंने आर ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में बदला तो पाइथन इस एसटीआर मेथड को ढूंढेगा और जो भी वो रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू जाके इस लेफ्ट वेरिएबल को असाइन होगी के को, और प्रिंट कर दिया के को, ठीक है, यानी ये आउटपुट आ जाएगा। ये मैं रन कर रहा हूं उसको, लेंथ इज 5, ब्रेड्थ इज 8, एरिया रेक्टेंगल इज 40, ठीक है ना। ये जो प्रिंट आ रहा है इससे ये आउटपुट आ रहा है, लेंथ इज 5, ब्रेड्थ इज 8, देख रहे हैं आप प्रिंट आउट से। अब मैं इसको कर रहा हूं कमेंट आउट,
और ये चेक कर रहा हूं कि क्या str फंक्शन, यानी क्या एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में बदलने पर भी ये str वाला जो मेथड है कॉल होता है क्या? बिल्कुल होता है, देखते हैं। ये देखो आउटपुट हो गया है, क्योंकि ये जो लाइन है लेंथ इज 5 एंड ब्रेड्थ इज 8, ये जाके किसको अलॉट हो गया? के वेरिएबल को, और आपने के को डिस्प्ले कर दिया। ये मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं कि एवरेज आप निकालो 3 वैल्यूज का थ्रू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। फॉर्मूला p प्लस क्यू प्लस आर डिवाइड बाय 3, वैल्यूज नहीं दी हुई है तो आप यूजर से वैल्यू लोगे। ये मैं ऐसे ग्लिम्स दे रहा हूं, ठीक है, ये आप खुद करोगे। मैं फिर से बोलता हूं, जो होमवर्क है वो ये है कि आपको एवरेज ऑफ 3 वेरिएबल्स p प्लस क्यू प्लस आर डिवाइड बाय 3 थ्रू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर करना है। p, q और r की वैल्यू नहीं दी हुई है। आप ये प्रोग्राम करेंगे और अगर आपका कोड मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।